मैं इसके साथ हाजिर हूं। मैं अनुपम। मिल्कीपुर से लेकर दिल्ली तक चुनावी नतीजों में कमल की आंधी दिखाई दी है। मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है, तो वहीं दिल्ली में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। दोनों ही चुनावों में पीएम मोदी और की गारंटी और सीएम योगी की चुनावी नीति का असर साफ दिखाई दिया है। अब मिल्कीपुर से बने सियासी समीकरणों से सवाल उठ रहा है कि क्या मिल्कीपुर से 27 का संदेश, अब क्या करेंगे अखिलेश? मोदी की गारंटी, योगी की नीति, जीत पक्की होगी? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की महाबहस हम चर्चा करेंगे तमाम मेहमानों के साथ। पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। मिल्कीपुर की महाभारत में योगी मैजिक। अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव इस समाजवादी पार्टी के परिवारवाद और झूठ की राजनीति को पूर्ण विराम देते हुए डबल इंजन सरकार के सेवा, सुरक्षा और सुशासन के मॉडल को अंगीकार किया है। मिल्कीपुर में फंसे अखिलेश, फेल हुए अवधेश। मिल्कीपुर से 27 का संदेश समझ गए अखिलेश। ये स्वाभाविक रूप से वहाँ की जनता ने खुल करके भाजपा को आशीर्वाद दिया है, और जो उनसे भूल हो गई थी लोकसभा के चुनाव में, उस भूल का उन्होंने व्यापक रूप से सुधार किया है। दिल्ली का दंगल, 27 साल बाद खिला कमल। आडंबर, अराजकता, अहंकार और दिल्ली पर छाई आपदा की हार हुई। इस नतीजे में भाजपा के कार्यकर्ताओं की दिन रात की मेहनत, उनका परिश्रम ये विजय को 4 चांद लगा देता। मोदी की गारंटी, योगी की नीति, जीत पक्की। लेकिन इस विजय उत्सव के साथ साथ आज अयोध्या के मिल्कीपुर में भी भाजपा को शानदार जीत मिली है। हर वर्ग ने भारी संख्या में भाजपा के लिए मतदान किया है, अभूतपूर्व विजय दिया है। मिल्कीपुर से दिल्ली, हर तरफ तेरा जलवा। और वक्त है अब महाबहस के सवालों का। मिल्कीपुर की महाभारत में योगी मैजिक, राउंड 1 का ये सवाल। मिल्कीपुर की महाभारत में योगी मैजिक, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने रैली की, राउंड 2 का महत्वपूर्ण सवाल। मिल्कीपुर से 27 का संदेश समझ गए अखिलेश, ये दूसरे राउंड पे इसमें हम चर्चा करेंगे। और राउंड 3 में, जो कि महत्वपूर्ण राउंड है, उसमें यहां पर मोदी की गारंटी, योगी की नीति, जीत पक्की। ये यहां पर तीसरा राउंड। इन तीनों राउंड में यहां पर चर्चा की जाएगी। और तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष शुक्ला, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। बहुत बहुत स्वागत है मनीष जी आपका। मनीष सिंह, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। प्रियंका गुप्ता, कांग्रेस की प्रवक्ता। विजय उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम मनीष शुक्ला, प्रवक्ता है बीजेपी के, आपके पास आ रहे हैं। मनीष भाई, जिस तरीके से मिल्कीपुर में जीत हुई और जिस तरीके से दिल्ली का दंगल आपने फतेह किया, जाहिर तौर पर पार्टी पूरी तरह से उत्साहित है, लेकिन इसे कैसे कामयाब बनाया गया? रणनीति क्या थी? खुलासा कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मिल्कीपुर की जनता और दिल्ली की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सेवा का अवसर प्रदान किया। देखिए, एक लंबा कालखंड दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी बाहर रही
पिछले 11 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन तमाम योजनाओं को केजरीवाल की बदनीयती ने रोक कर रखा था। अनुपम जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने 15 दिन चुनाव के दौरान दिल्ली में था। आप आयुष्मान भारत जैसी शानदार योजना, जिसमें केंद्र सरकार 5 लाख रुपया देती है इलाज के लिए, उस योजना को केजरीवाल जी ने केवल इसलिए रोक कर रखा था कि इससे भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को यश मिलेगा। खजाना केंद्र का, योजना केंद्र की, केवल पूरे देश में 2 राज्य हैं, दिल्ली और बंगाल, जहां ये योजना नहीं लागू है। किसान सम्मान निधि दिल्ली और बंगाल में नहीं लागू है। तो आप इनकी नीयत और नीति इतने से ही समझ लीजिए। केवल और केवल 11 साल इन्होंने अपना समय बर्बाद किया, वहां की जनता का समय बर्बाद किया। दिल्ली विकास के जिस पायदान पर खड़ी होनी चाहिए थी दिल्ली को, उस जगह पहुंचने में ब्रेकर लगाया अरविंद केजरीवाल ने। तो निश्चित रूप से जनता सब देखती है और जनता ने एक निर्णय लिया। बिल्कुल। मनीष सिंह भी मेरे साथ है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनीष भाई, मिल्कीपुर में क्या हो गया? आप तो दावा कर रहे थे कि जिस तरीके से 2024 के दंगल में अयोध्या में परचम फहराया था, वहीं मिल्कीपुर में जनता भरोसा जताएगी। कैसे भरोसा नहीं हो पाया? जी अनुपम जी, उत्तर प्रदेश की और देश की जनमानस ने बाबा साहेब के द्वारा बनाए गए संविधान को कुचलते हुए मिल्कीपुर में लोगों ने देखा है। आज मिल्कीपुर में जो परिणाम आया है वो भारतीय जनता पार्टी के तरफ जनता का रुझान का परिणाम नहीं है। शासन प्रशासन ने जिस तरह से दबंगई किया है, ब्यूरोक्रेसी पर आरोप लगा रहे हैं, चेहरे ने जिस तरह से गुंडई को जमीन पर उतारा है, उसका परिणाम है। अनुपम जी बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी को और मोदी जी को इस बात को लेकर के बहुत प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है। श्री अखिलेश यादव जी के पीडीए के पराक्रम, पुरुषार्थ और परिश्रम के बल पर 2027 का जो विधानसभा का आम चुनाव होगा, वह परिणाम तस्दीक करेगा कि भारत के राजनीतिक भविष्य किस दिशा में जा रही है। अनुपम जी, जिस तरह से बड़ी संख्या में हमारे युवा बेरोजगार होकर के महंगी डिग्रियां लेकर के सड़कों पे घूम रही है, आज धर्म की चाशनी चटा करके जिस तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण किया गया है, जाति ध्रुवीकरण किया गया है, सामाजिक ध्रुवीकरण किया गया है, आने वाला समय ठीक नहीं है। इसलिए कि जब बेतहाशा हमारे बेरोजगार युवाओं के बारे में सरकारें नहीं सोचेंगी, किसानों के बारे में नहीं सोचेंगी, मजदूरों के बारे में नहीं सोचेंगी, धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर जब राजनीति को चलाया जाएगा और बांटा जाएगा, तो हमारा देश कमजोर होगा। उसका परिणाम हाल फिलहाल में देखने को मिल रहा है। चलिए प्रियंका गुप्ता जी के पास में आ रहा हूं। प्रियंका गुप्ता कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है। प्रियंका जी, स्वागत है आपका। क्या लगता है आपको, दिल्ली में आप खाता भी नहीं खोल पाए, क्या कारण रहे इसके पीछे? देखिए अनूप जी, जिस तरह से जनता का जो जनमत है हम उसे पूरी तरीके से स्वीकार करते हैं। कारण जो भी रहे हम पूरी तरीके से उसका जो आत्मचिंतन भी करेंगे, आत्ममंथन भी करेंगे और एक बार फिर दिल्ली की जनता के लिए पूरी तरीके से समर्पित रहेंगे। जो कमियां दिल्ली की सरकारें रखती हैं उनको उजागर करते रहेंगे और दिल्ली की जनता के हक की बात करते रहेंगे। रही बात दिल्ली की जनता ने जो जनमत दिया है, दिल्ली की जनता ने एक बदलाव के लिए जनमत दिया है और मैं समझती हूँ कि 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसका फायदा मिला है। और पूरी तरीके से भी कहना चाहूंगी, चाहे वो उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो, इलेक्शन कमीशन की रही बात और इस तरह की जो कंप्लेंट सामने आई उसको भी इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए, क्योंकि ये कंप्लेंट लगातार आ रही है, लगातार कंप्लेंट करी जा रही थी पर उसका कोई रिस्पांस नहीं दिया गया। तो मुझे लगता है कि वो सारी चीजें भी एक इशू है, क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में पारदर्शिता होनी चाहिए। पर मैं एक बात जरूर कहूंगी कि समाजवादी पार्टी के लिए कि अपनी दूसरों की सुरक्षा करने से पहले अपना मास्क सावधानी से पहने, तो ये एक चीज जरूर होगी। तो मुझे लगता है कि दूसरों की हेल्प, झाड़ू की हेल्प करने के लिए या केजरीवाल जी की हेल्प करने के लिए जितना समय उन्होंने व्यतीत किया, मुझे लगता है कि अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए उतना समय देना चाहिए था। खैर, ये उनकी अपनी पार्टी है, उनका अपना मसला है, वो अपना सॉल्व करेंगे। लेकिन रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस पार्टी चाहे वो दिल्ली की जनता हो, चाहे उत्तर प्रदेश की जनता हो, लगातार उनके जन समर्थन में खड़ी रहेगी और उनके लिए लड़ाई लड़ती रहेगी, उनके हक के लिए, उनके अधिकारों के लिए, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए। कांग्रेस पार्टी लगातार जिस तरह की लड़ाई लड़ती चली आ रही है उसको पूरी तरीके से लड़ेगी। जो कमियां रह गई है, मुझे लगता है कि ऑफकोर्स उन कमियों को दूर किया जाएगा और उन कमियों को लेकर जो डिस्कशन है, आत्मचिंतन है, जो लीडर्स होंगे, जिन किस तरीके से क्या चीज की कमी रहेगी वो पूरी तरीके से देखेंगे। बिल्कुल। पर मैं प्रियंका जी आपके पास विजय उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार है, उनका एक स्टेटमेंट ले लूं। विजय जी,
योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर में कई रैलियां की और पिछले कई महीनों से लगातार वो वहां पर सक्रिय थे। दिल्ली में भी प्रचार करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए, कई रैलियां वहां पर की। और जिस तरीके से मोदी और योगी की जोड़ी ने इन मिल्कीपुर और दिल्ली के दंगल को आसान बनाया, कितना आप मानते हैं कि कितनी ये जोड़ी कामयाब रही है? देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसके पास कार्यकर्ता हैं। उन कार्यकर्ताओं को वो हमेशा जोड़ती है और कार्यकर्ताओं के सहारे ही चुनाव लड़ती है। जो पार्टी कार्यकर्ताओं के आधार पर अपनी रणनीति बनाती है, उसको कामयाबी की संभावना हमेशा ज्यादा होती है। मिल्कीपुर चुनाव के दरमियान ही बीजेपी ने अपने सदस्यता अभियान किया, 2.5 करोड़ से ज्यादा उत्तर प्रदेश में सदस्य बनाए, बूथ पे नई कमेटी इन्होंने बना दी, व्हाट्सएप प्रमुख बना दिया, मन की बात प्रमुख बना दिया। उत्तर प्रदेश में 4,86,000 प्रमुख उन्होंने बूथों पे बनाए हैं। तो ये आप सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में कार्यकर्ताओं को डिप्लॉय करना, उनको एक्टिव करना, उनको जोड़ना, उनको लगातार पार्टी की नीतियों के जरिए जनता के बीच भेजना, ये एक जबरदस्त रणनीति है। ठीक बात है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी हारी थी, समाजवादी पार्टी को अकेले 37 सीट मिल गई, उतना बीजेपी एनडीए पूरा मिलकर नहीं जीत पाई थी। लेकिन कमबैक करने की गुंजाइश हमेशा होती। नया प्रयोग उन्होंने मिल्कीपुर में किया, नया कैंडिडेट दिया, और राजनीति में नए प्रयोग करने से हमेशा फायदा होता है। ये बात बार बार साबित होती है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने जब 9 सीटों के चुनाव थे, उस समय 7 टिकट में से 5 टिकट तो फैमिली से जुड़े हुए लोगों को दिया था। इस बार भी उन्होंने फैमिली के जुड़े हुए उनके अजीत प्रसाद को लड़ा दिया, उनके बेटे को। तो शायद जनता को लगा कि लोकसभा में भी पिता रहे और विधानसभा में बेटा रहे, तो शायद मिल्कीपुर की जनता ने इस बात को स्वीकार नहीं किया है। बाकी जो प्रशासन वगैरह की है, देखिए, रूलिंग पार्टी जब चुनाव लड़ती है, बाई इलेक्शन जब भी होता है, तो रूलिंग पार्टी पे ढेर सारे आरोप लगते हैं। जब सपा बसपा की सरकारें रही, तब भी हम लोग ऐसे ही, उस समय विपक्ष में बीजेपी थी, ऐसे ही आरोप हम लोग सुनते रहे हैं। लेकिन नए प्रयोग की गुंजाइश होती है, और जिस तरह की मेहनत की, जितनी बड़ी टीम लगाई बीजेपी ने, वो चूंकि एक भरपाई इनको करनी थी। और आज इन्होंने बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं विजय जी। मैं आऊंगा आपके पास। मनीष सिंह जी, सवाल ये है कि प्रशासन पर ठीकरा आप फोड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके की रणनीति बनाई, बीजेपी अपनी रणनीति की बात कह रही है। मनीष शुक्ला जी के पास में आ जाऊं, फिर आपके पास आता हूं। मनीष भाई, ब्यूरोक्रेसी पर आरोप लगाना बड़ा आसान होता है, भाजपा की स्ट्रेटजी पर समाजवादी पार्टी सवाल खड़ा कर रही है और ब्यूरोक्रेसी पर भी सवाल खड़ा कर रही है। देखिए अनुपम जी, जिस तरीके से मिल्कीपुर, उसके पहले उपचुनाव में परिणाम आए उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव हताशा और निराशा के दौर में है। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कुछ गुब्बारे फुलाए थे पीडीए के, लेकिन इसी अयोध्या फैजाबाद में जब मोहित खान ने निषाद की बेटी के साथ बलात्कार किया, तो जब अवधेश प्रसाद से सवाल पूछा जाता था तो सबने देखा होगा, पब्लिक डोमेन में है, कि वो अंग्रेजी में बात करने लगते थे। अखिलेश जी कहते थे नहीं नहीं, निषाद की बेटी झूठ बोल रही है, डीएनए टेस्ट कराओ तब हम मानेंगे। जनता, इनके असली चेहरे को जनता ने पहचान लिया, और मिल्कीपुर की जनता ने इनको उसका जवाब दिया है। दोहरा चरित्र नहीं चलेगा, न मिल्कीपुर में चलेगा न दिल्ली में चलेगा, क्योंकि आप कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ। अखिलेश यादव जी को चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करने के पहले मेरा उनसे सवाल है कि चुनाव आयोग ने जो प्रमाण पत्र दिया अखिलेश जी आपको सांसद होने का, उसी प्रमाण पत्र के सहारे तो आप सदन में जाते हैं, संसद में जाते हैं। ये बात जो आप आरोप लगा रहे हैं, ये तब जनता मानेगी, या तो आप इस्तीफा दे दीजिए लोकसभा से और कहिए कि आयोग जो है, आयोग निष्पक्ष नहीं रह गया है, हम संसद की सदस्यता से इस्तीफा देते हैं। आयोग के ही प्रमाण पत्र के सहारे आप सांसद बनते हैं, जहां हार जाते हैं वहां आयोग बुरा हो जाता है। तो जनता सब समझ रही है, और इतनी भारी बहुमत से बीजेपी को जनता ने वहां से जिताया है कि सबको पता है। विजय जी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं। मनीष जी जवाब सुन लीजिए भाई। अब आप मनीष शुक्ला जो बात कह रहे हैं, मनीष भाई आप क्या कहेंगे? अनुपम जी, भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता से कहिए कि जनता प्रमाण पत्र देती है, चुनाव आयोग प्रमाण पत्र नहीं देता है। चुनाव आयोग जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बनकर के काम कर रहा है, पूरी भारत की जनमानस ने देखा है कि चुनाव आयोग किस तरह से मृतप्राय होकर के भारतीय जनता पार्टी का कठपुतली बन चुका है। मनीष शुक्ला जी, श्री अखिलेश यादव जी को प्रमाण पत्र भारत की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है, चुनाव आयोग ने प्रमाण पत्र नहीं दिया है। एक बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है अनुपम जी, भारतीय जनता पार्टी के इन लोगों से पूछिए कि जिस तरह का तांडव मचाया है,
क्या उस तरह का एक तांडव का प्रहार वो रोक पाएंगे? जब परिस्थितियां बदलेंगी, समय बदलेगा, तो छोटा सा प्रहार भी आप रोकने की स्थिति में नहीं है। लोगों ने देखा है आपका झंडा, आपका बैनर और आपके नेताओं को लोगों ने देखा है कि किसी गली में दिखाई नहीं देते थे। आज जिस तरह का अहंकार और जिस तरह का घमंड भारतीय जनता पार्टी के लोग आप लोग दिखा रहे हैं, इस तरह का अहंकार हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। चैनल पे बैठ के चाहे जो परिस्थिति होगी, जिस पार्टी के पास कार्यकर्ता होता है गुंडों से नहीं डरा करता है। 2012 में डिंपल यादव निर्विरोध कैसे? अरे अनुपम जी, ये भारतीय जनता पार्टी के लंपटों से पूछिए कि गुंडों के सहारे भारतीय जनता पार्टी चलती है, गुंडों के सहारे समाजवादी नहीं चलते हैं। बाबू धनंजय सिंह से पूछ लीजिए, बाबू अभय सिंह से पूछ लीजिए, गुंडों के सहारे गुंडई प्रवृत्ति की राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी को शोभा देता है, समाजवादियों को शोभा नहीं देता है। सबको पता है जनता की बात क्या है, सबको पता है समाजवादी पार्टी का चरित्र। जब सरकार थी तो तमाम प्रकार के आपने इस तरह के रुकिए आपस में जरा मत करिए। प्रियंका गुप्ता, क्या लगता है आपको आम आदमी पार्टी का दिल्ली में इस तरह का हश्र क्यों हुआ? कारण क्या लगता है आपको? जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अहंकार एक बड़ी वजह थी, शराब एक बड़ी वजह थी, जिस तरीके से शीश महल जो था वो एक बड़ा मुद्दा था, आपको क्या लगता है? देखिए अनुपम जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पूरी तरीके से भ्रष्टाचार के विरोध में आए थे। जिस तरह से इन्होंने शीला दीक्षित जी की इमेज को डैमेज किया, उनके ऊपर आरोप लगाए और उसके बाद जो आज तक साबित नहीं कर पाया और खुद तो जेल भी टहलाए। हकीकत ये है कि जब पीने का पानी साफ नहीं दे पाए, बल्कि ये कहने लगे कि भैया एक दारू की बोतल के साथ आप एक दारू फ्री ले लीजिए। तो इस तरह की जब पूरी तरीके से एक कहना चाहिए आबकारी नीति में भ्रष्टाचार साबित हो, अभी साबित नहीं हुआ पर फिर भी एक आरोप तो लगे, कैग की रिपोर्ट में भी आरोप लगे। तो उन सारे आरोप जब लगे तो लोगों को एहसास हुआ कि कहीं हमें केजरीवाल जी ने ठगा। तो जो वादे की वो पूरे नहीं कर पाए। स्कूलों में टीचर नहीं थे, क्लासरूम बने उसमें भी भ्रष्टाचार, बस में भ्रष्टाचार, सड़कें टूटी पड़ी थी, नालियां भरी हुई थी, यमुना साफ नहीं हुई थी। पोल्यूशन की हालत ये है कि आप जाइए दिल्ली में तो सांस नहीं ले पाएंगे, सांस लेंगे तो बीमार हो जाएंगे, और अस्पतालों में जो दवाएं होंगी वो भी नकली होंगी। तो कुल मिलाकर ये जनता ने जो कुछ भी आज जनमत दिया, मुझे लग रहा है कि वो एंटी इनकम्बेंसी थी। जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए। पर मैं फिर कहूंगी कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने जो सवाल पूछे हैं उसका जवाब देना चाहिए। उसका जवाब आज तक इतनी देर के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है राहुल गांधी जी ने की थी, उसके बाद भी अभी तक जवाब नहीं मिला कि वोट परसेंटेज 5 जो है बजे के बाद जो बढ़ा उसकी पर्चियां मैच होनी चाहिए, उसकी पर्चियां देनी चाहिए। बल्कि जो डाटा, जो चुनाव की जो लिस्ट होती है, जो मतदाता लिस्ट होती है, उसको लेकर भी ये जो हमने पूरी तरीके से एक डेटा मांगा है। हमने ये कहा है कि केंद्र के चुनाव में जो चुनाव की लिस्ट थी और जो विधानसभा के चुनाव में थी, उसको महाराष्ट्र की पूरी तरीके से बिल्कुल मैं आऊंगा आपके पास। विजय उपाध्याय जी, क्या लगता है आपको दिल्ली के दंगल से और मिल्कीपुर के परिणाम से उत्तर प्रदेश में 2027 का क्या संदेश जा रहा है? क्या अखिलेश यादव इस संदेश को अब समझ रहे होंगे? देखिए, अखिलेश यादव इस संदेश को अच्छे से समझ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ अगर कोई सबसे सशक्त पार्टी है तो समाजवादी पार्टी ही है। पिछले विधानसभा चुनाव में आप देख लीजिए, लोकसभा चुनाव में देख लीजिए, समाजवादी पार्टी ने ही बीजेपी को तगड़ा मुकाबला दिया है। मिल्कीपुर में कांग्रेस ने समर्थन तो दिया, लेकिन ना सिर्फ मिल्कीपुर बल्कि इसके पहले जिन 9 सीटों पे चुनाव हुआ था वहां भी कांग्रेस ने समर्थन दिया था। लेकिन कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कहीं भी सभाएं नहीं की, ना कोई कैंपेन उस क्षेत्र में चलाया। अपने कार्यकर्ताओं को शायद उन्होंने निर्देश दिए होंगे, लेकिन जिस तरीके से खुल के सामने आना चाहिए, एक्टिविटी करनी चाहिए, वो शायद चीजें नहीं दिखी, मिसिंग थी। तो जब आप अलायंस में हैं तो मुझे लगता है कि सिर्फ समर्थन से नहीं बल्कि समर्थन दिखना भी चाहिए। एक ये मुद्दा इंपॉर्टेंट था, शायद मिल्कीपुर में उससे सपा को फायदा होता। दूसरा, अगर अपने बेटे के लिए जिद न करते अवधेश प्रसाद तो शायद समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव इतना टफ न होता, या मार्जिन इतनी ज्यादा न होती, या हो सकता है चुनाव जीत भी जाती। क्योंकि पिछली जिन 9 सीटों में से 5 सीटों पे परिवार के लोगों को दिया था, उसमें सिर्फ नसीम सोलंकी जीती थी, बाकी लोग हार गए थे। तो समाजवादी पार्टी के साथ एक दिक्कत यह है, अपने बड़े नेताओं पे बहुत भरोसा करती है और उनकी नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने में कोशिश करती है कि अगर वो पार्टी के नेता जिद करते हैं तो दे भी देती है टिकट। तो इस तरीके की जो पुरानी परंपराएं हैं, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। कुछ कड़े फैसले अखिलेश यादव को लेने पड़ेंगे। जहां तक दिल्ली की बात है, देखिए दिल्ली में जैसे ही अरविंद केजरीवाल की विश्वसनीयता जैसे जैसे खत्म हुई, अच्छा ये सोशल मीडिया का दौर है, पुराने इनके तमाम बयान इको करने लगे। हम लोग भी सपोर्ट कर रहे थे अन्ना आंदोलन को, और उस समय जो इन्होंने स्केच बनाया था एक आइडियल पॉलिटिक्स का, व्यवस्था बदलने के लिए,
जन लोकपाल की बात की थी जिसपे बड़ा भारी मैंडेट कराया था, वो सारी चीजें ध्वस्त हो गई। 6 एसी पे सवाल उठाए थे उन्होंने शीला दीक्षित के घर में लगे हुए, अपना जो शीश महल बनाया उसमें मिनी बार भी बना लिया। तो सवाल है कि आप एक नैतिक राजनीति के लिए आए थे, विश्वसनीय राजनीति के लिए आए थे, वो सारी चीजें आपने खो दी। फिर भी उनको ठीक ठाक वोट मिल गया, अच्छा हुआ सीटें कम हो गई, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस पैटर्न की पॉलिटिक्स वो कर रहे थे दिल्ली में, वो दिल्ली के लिए ठीक नहीं। कि देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कभी कोई बहस नहीं हुई, बीजेपी ने भी नहीं सवाल उठाया कि पिछले 10 साल में दिल्ली के शहरी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आम आदमी पार्टी ने क्या काम किया? कुछ नहीं काम किया। उन्होंने सिर्फ लोगों को फ्रीबीज दिए, जिसपे बजट का बहुत बड़ा हिस्सा लुटाया गया। आखिर आगे 5 साल बाद, 10 साल बाद दिल्ली की आबादी बढ़ेगी, नई जरूरतें होंगी, तो उसके लिए क्या अभी से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की जरूरत नहीं है? 10 साल का समय उन्होंने एक भी, जबकि शीला दीक्षित जी के जमाने में भले वो हार गई, 15 साल के समय में उन्होंने दिल्ली में बहुत काम किया, खासतौर पे फ्लाईओवर और सड़कों को लेकर नए तरीके के बहुत से काम किए उन्होंने और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया, जिसके सहारे ये 10 साल कट गए। आने वाले 10 साल दिल्ली के लिए बड़े चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि हमारे देश की जो शहरी आबादी बढ़ने की रफ्तार है बहुत ज्यादा है। तो हमें भविष्य की चुनौतियों को भी देखना चाहिए। आप सिर्फ मीठी बातें करके और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करके वोट ले सकते हैं। विजय भाई, मनीष सिंह, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या लगता है 2027 के लिए अखिलेश यादव को कुछ रणनीति बदलनी होगी? जी अनुपम जी, बहुत मनीष सिंह जी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि आने वाला जो 2027 का विधानसभा आम चुनाव है, उसमें समाजवादी पार्टी अपने पीडीए के पराक्रम, परिश्रम और पुरुषार्थ के बल पर छात्रों, नौजवानों, किसानों, मजदूरों के मुद्दों को लेकर के बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर जन आंदोलनों के माध्यम से, लोगों के बीच में जागरूकता के माध्यम से हम सजग करेंगे और उन्हें सावधान करेंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उनके हकों को मारा है और किस तरह से उनको लूटा है। सबसे बड़ी बात, आज प्रधानमंत्री जी ने एक अपने संबोधन में एक बात कही है कि हम उनका हिसाब करेंगे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार किया है। यही ठीक बात उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी के यशस्वी नेतृत्व में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के 10 वर्षों के करप्शन को लेकर के जनता के बीच में जाएगी और भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ के भ्रष्टाचार का खुलासा करेगी और एक एक सवाल पर जवाब पूछेगी कि योगी आदित्यनाथ बताइए कि जो 160 लाख करोड़ रुपए इन 8 वर्षों में मिले हैं, 10 वर्षों में मिले हैं, इन 160 लाख करोड़ का आपने क्या किया, कहां पर विकास किया, कौन सा उद्योग धंधा लेकर के आए, कितनी नौजवानों को सरकारी नौकरी दिया, एक एक सवाल पूछा जाएगा। और श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और वह सरकार जनता की होगी, पीडीए के पराक्रम, पुरुषार्थ और परिश्रम की सरकार होगी। मनीष शुक्ला, जवाब दीजिए। देखिए अनुपम जी, पिछले दिनों 9 उपचुनाव उत्तर प्रदेश में हुए, आज मिल्कीपुर का रिजल्ट आया है। जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है कि 27 में उत्तर प्रदेश की जनता 2017 दोहराएगी और ये जो माफिया, गुंडागर्दी, रेपिस्टों को मदद करने वाले समाजवादी पार्टी के लोग हैं, उनकी साइकिल को पंचर करके सफाई भेजेगी। उत्तर प्रदेश की जनता को, अभय सिंह, बाबू ब्रजेश सिंह, जनता को ये देवतुल्य भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। आप सबको रुकना होगा। मनीष शुक्ला, मनीष सिंह, प्रियंका गुप्ता, विजय उपाध्याय जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। इतना तो साफ हो गया है कि जिस तरीके से महाबहस में आज हमने चर्चा की कि आखिर किस तरीके से मिल्कीपुर के महाभारत में समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, वहीं दिल्ली के दंगल में बीजेपी ने अपना जलवा दिखाया है। यह कहा जाए कि कई सालों से लगातार जिस तरीके से 27 सालों का जो इंतजार था वो यहां पर पूरा हुआ है। अब देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश के 2027 के दंगल में इसका कितना असर दिखता है।